हेलो फ्रेंड्स, देश की आर्थिक तरक्की फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज यानी बैंकों पर निर्भर होता है, क्योंकि इनके जरिए ही सारी गतिविधि जैसे कि ट्रेड और कॉमर्स होती है। निफ्टी और सेंसेक्स के बाद अगर कोई इंडेक्स सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है तो वह है बैंक निफ्टी। यानी आसान सी भाषा में बैंकों के शेयर ने किस तरीके से परफॉर्मेंस दिया है। और करंट सिचुएशन, पैंडेमिक की सिचुएशन में देखें तो बैंकों के शेयर में काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई है। अगर आप देखें तो पूरे इंडेक्स में 35% का कंट्रीब्यूशन फाइनेंशियल सेक्टर का है। और फाइनेंशियल सेक्टर हमेशा से रिटेल हो यानी हम और आप, या बड़े इन्वेस्टर्स हों, LIC इंश्योरेंस कंपनी हुई या म्यूचुअल फंड हुआ या विदेशी निवेशक हुआ, हमेशा से फेवरेट रहे हैं। क्योंकि इसमें किसी को कोई शक नहीं कि देश की GDP या यूं कहें आर्थिक तरक्की का दरवाजा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यानी बैंकों से होकर ही खुलता है। कई वर्षों से बैंकों में बढ़ते फंसे कर्ज का असर देश की आर्थिक तरक्की पर पड़ रहा है। इसलिए अब बैड बैंक का भी प्रस्ताव आ चुका है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि बैड बैंक क्या होता है और सबसे आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि बैंक का बिजनेस मॉडल क्या है, ये किस तरीके से काम करता है, और बहुत ही सरल तरीके से बैंकों के कॉम्प्लेक्स टर्म जैसे कि NPA, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, ये सारी बातों को समझेंगे, जिसको कि देखने के बाद आप खुद से एक अच्छे बैंक की पहचान कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट नहीं किया है तो आप कर लें, जिससे कि आपको इन्वेस्टिंग से रिलेटेड एजुकेशनल वीडियोस मिलते रहे। सबसे पहले समझते हैं बैंक किस तरीके से काम करता है, बिजनेस मॉडल क्या है, कहां से इनकम आता है और कहां खर्चा। क्या कभी आपने सोचा है कि आपके द्वारा जमा किए गए पैसे का बैंक क्या करता है? जब कभी आप बैंक से पैसे लेने जाते हैं, क्या आपको उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पैसे देता है जितना कि वो आपको डिपॉजिट करने पर देता है? तो हम सभी जानते हैं इसका जवाब ना है। बैंक का बिजनेस थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, किसी और बिजनेस मॉडल के जैसा नहीं है जहाँ पे कि किसी प्रोडक्ट को बनाया जाता हो और फिर उसको हाई प्राइस में बेच के, उसकी कॉस्ट से अधिक प्राइस में बेच के प्रॉफिट अर्न होता हो। बाय डिफिनीशन बैंक का मेन काम है डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और लोन बांटना। और कोई भी बैंक के बेसिकली इनकम के 3 सोर्स, पहला है इंटरेस्ट का मार्जिन। इसको आगे हम डिटेल्स में देखेंगे, शॉर्ट में समझते हैं। ये डिफरेंस होता है जो इंटरेस्ट वो डिपॉजिट यानी जमा करने वाले को देता है, और दूसरा जो इंटरेस्ट होता है जब वो खुद वसूलता है लोन देने पर। दूसरा इनकम का सोर्स है इंटरचेंज। जब किसी मर्चेंट के पास हम और आप या शॉपिंग मॉल या कहीं पे भी कार्ड के साथ ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसका कुछ परसेंटेज बैंकों को भी जाता है। अब क्रेडिट कार्ड के थ्रू हम शॉपिंग करते हैं तो बैंकों को ज़्यादा जाता है और डेबिट कार्ड पे कम चार्जेस हो। तीसरा चार्ज होता है जो बैंक चार्ज करता है फीस के रूप में, सर्विस चार्ज, अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज या ATM यूज करने का चार्ज। तो इस तरीके से 3 बेसिक मेन इनकम के सोर्स हैं। इसके अलावा भी कुछ इनकम के सोर्स होते हैं, जैसे वो डीमैट की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, या फिर आप उसके पास जो पैसे पड़े होते हैं वो कभी कभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है तो उससे भी उसको पैसा जनरेट होता है। लेकिन मेन 3 ही इनकम के सोर्स होते हैं, नेट इंटरेस्ट का जो मार्जिन है, इंटरचेंज और फीस। अगर हम खर्चे की बात करें एक बैंक का, तो बैंक के भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, जैसे कि ब्रांच का एक्सपेंशन करना, ब्रांच को चलाना, एम्प्लॉय को सैलरी देना, टेक्नोलॉजी का यूज करने पे जो चार्जेस लगते हैं, टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट करने में जो चार्जेस लगते हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में जो चार्जेस लगते हैं, तो ये बैंक के बेसिकली खर्चे होते हैं। इंटरेस्ट और एक्सपेंस यानी बिजनेस मॉडल को समझने के बाद अब कौन सा बैंक अच्छा है कौन सा नहीं, उसके परफॉर्मेंस को जानने के लिए कुछ पैरामीटर्स को समझना बहुत जरूरी। अब इस सीट को देखिए जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है, ऐसे ही और बैंकों को होंगे। इनको कंपेयर करने पे जब हम इस सीट को समझ जाएंगे तो हमें खुद से ये डिसीजन लेना आ जाएगा कि कौन सा बैंक परफॉर्मेंस वाइज या इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है। अब इस सीट में बहुत सारे परफॉर्मेंस के पैरामीटर जैसे ROC यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, CASA, नेट प्रॉफिट मार्जिन, नेट इंटरेस्ट मार्जिन एक्सेट्रा जैसे तमाम चीजें हैं। डोंट वरी, इस वीडियो में आपको सब जो महत्वपूर्ण और रिलेवेंट है वो सब समझ में आएगा आसान भाषा में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज इसको लाइक कर दें। सबसे पहले समझते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन परसेंटेज को। इसका फॉर्मूला है इंटरेस्ट इनकम माइनस इंटरेस्ट एक्सपेंस अपॉन एसेट। अब एसेट बैंक के लिए वो है जो इनकम जनरेट करे। लेट से अगर किसी बैंक के पास 1 लाख रुपए टोटल डिपॉजिट है
तो अगर वो 60,000 रुपए लोन दे दिया है और 10,000 रुपए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, तो बैंक के लिए जो एसेट होगा वो 70,000 ही होगा। आसान सी भाषा में एसेट वही है जो इनकम जनरेट करे। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं 1 साल का एवरेज इंटरेस्ट अर्निंग जो एसेट है बैंक का वो 1 लाख रुपए है, और बैंक 6,000 रुपए इंटरेस्ट के रूप में अर्न करती है जो वो लोन दी थी, और 3,000 रुपए उसको इंटरेस्ट के रूप में देना है डिपॉजिटर्स को। तो यहाँ पे नेट इंटरेस्ट मार्जिन हो जाएगा 6,000 माइनस 3,000। नेट इंटरेस्ट मार्जिन परसेंटेज अगर हम देखें तो 6,000 माइनस 3,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख इंटू 100। अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखेंगे तो 2015 में आप देखिए 7th रो में 2.68, 16 में 2.42, 17 में 2.28, 18 में 2.16 और 19 में 2.40 रहा। अब यहीं पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को समझते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को भी परसेंटेज में व्यक्त किया जाता है और इसका फॉर्मूला है नेट इंटरेस्ट इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन टोटल इंटरेस्ट इनकम मल्टीप्लाइड बाई 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होगा? जो इंटरेस्ट इनकम माइनस एडमिनिस्ट्रेशन का जो एक्सपेंस है या एक्सपेंशन में जो बैंक के प्रसार में जो खर्चा हो रहा है उसको अगर हम घटा देंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें मिलेगा। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट निगेटिव होने का मतलब है कि जो एक्सपेंस है वो ज़्यादा है। ये हो सकता हो कि बैंक अपने एक्सपेंशन में खर्च कर रहा हो, बहुत ही ज़्यादा रैपिडली वो अपने टेक्नोलॉजी को एडवांस कर रहा हो, तो इनकम से ज़्यादा अगर एक्सपेंस हो रहा है तभी प्रॉफिटेबिलिटी जो है निगेटिव में आ रहा है। और देखिए आप पिछले कई सालों से स्टेट बैंक का यहाँ पे निगेटिव शो कर रहा है। अगला जो सबसे महत्वपूर्ण रेशियो है वो है एनपीए रेशियो। एनपीए रेशियो किसी भी बैंक की क्वालिटी को बताता है। एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जब कोई भी लोन लेने वाला बैंक को 90 दिनों तक यानी 3 महीनों तक एक भी किस्त नहीं पे करता है तो वो बैंकों के लिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है। और एनपीए रेशियो का फॉर्मूला है नेट नॉट परफॉर्मिंग एसेट डिवाइडेड बाई लोन गिवन। जितना टोटल लोन दिया गया है उसके मुकाबले कितना परसेंटेज ऑफ लोन जो है वो नॉन परफॉर्मिंग है, मतलब जो जिनसे इनकम आ ही नहीं रही, जो एसेट वेस्ट हो चुके हैं बैंक के लिए। और एनपीए परसेंटेज जितना कम हो उतना ही बैंकों की क्वालिटी अच्छी होगी। अगला हम कुछ प्रॉफिटेबिलिटी फैक्टर देखते हैं जो किसी बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी को चेक करने के काम आते हैं। एक होता है कॉस्ट टू इनकम रेशियो। कॉस्ट टू इनकम रेशियो जो होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय नेट इंटरेस्ट इनकम प्लस नॉन इंटरेस्ट इनकम। बैंक जितना भी इनकम अर्न करता है और जितना उसको खर्च करता है उसका जो रेशियो होता है उसको ही कॉस्ट टू इनकम रेशियो बोलते हैं। कम कॉस्ट टू इनकम रेशियो होगा उसका मतलब है कि बैंक उतनी ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। अब प्रॉफिटेबिलिटी के लिए एक और फैक्टर चेक करते हैं रिटर्न ऑन एसेट। कंपनी यानी बैंक कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है आफ्टर गिविंग अ टैक्स, यानी नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट मल्टीप्लाइड बाय 100। तो रिटर्न ऑन एसेट जितना ही ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा कंपनी प्रॉफिटेबल होगी, उतना ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल बैंक होगा। सो इन 5 क्राइटेरिया पे नेट इंटरेस्ट मार्जिन परसेंटेज, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज, एनपीए रेशियो, कॉस्ट टू इनकम रेशियो, रिटर्न ऑन एसेट, इन पांचों फैक्टर के बेस पे अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमें इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा बैंक का स्टॉक अच्छा है। अब यूजली इसके बाद फंडामेंटल एनालिसिस के बाद हम कुछ की फाइनेंशियल रेशियो का भी एनालिसिस करेंगे, जैसे हर स्टॉक में करते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो, और फिर इंट्रिंसिक वैल्यू को भी हम निकालेंगे। इंट्रिंसिक वैल्यू को निकालने के लिए हमने फॉर्मूला ऑलरेडी बताया हुआ है वैल्यू इन्वेस्टिंग की वीडियो में। अगर वो अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज आप उसको देख लें। अब बात करते हैं बैड बैंक। बैड बैंक एक तरह का ऐसा संस्था है यह सेटअप है जो अन्य बैंकों से उनके फंसे कर्ज को खरीदेगा। जिस भी बैंक के पास एक सीमा से अधिक फंसा कर्ज होगा वो अपने पास से हटाने के लिए इसे बैड बैंक को मार्केट प्राइस पे बेच देगा। इसके बाद उसको वसूलने और उसको देखने का काम बैड बैंक का होगा, यानी सारे बड़े फंसे हुए कर्ज एक ही बैंक बैड बैंक संभालेगा। इससे सारे बैंकों को अपना बैलेंस शीट क्लीन रखने में मदद मिलेगा, साथ ही के साथ
डिपॉजिटरों का खतरा कम हो जाएगा, बैंक दिवालिया नहीं घोषित होने के कगार पे आएगी। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।